वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दी ऑनलाइन कोचिंग। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में। वीडियो जो आई थी उसमें हम लोगों ने डबल फर्टिलाइजेशन को कवर किया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि एक भ्रूणकोश जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसमें 3 कोशिकाएं निभाग की ओर होती हैं जिन्हें हम प्रतिमुख कोशिकाएं कहते हैं, और 2 सहायक कोशिका और एक अंड कोशिका बीजांड द्वार में होती है। मध्य में द्वितीय केंद्रक एक सेल वॉल में प्रेजेंट होता है जिसे हम लोग सेंट्रल सेल कहते हैं। तो ये एक स्ट्रक्चर होती है हमारी एम्ब्रियो सेक यानी भ्रूणकोश की, जो कि कैसी होती है 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लियस यानी 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा था कि जो जनरेटिव सेल होती है, जो जनन कोशिका होती है, वो माइटोसिस के दौरान डिवीजन करती है, जिसके दौरान वो 2 कोशिकाओं का निर्माण करती है, 2 सेल बनाती है, जो कि आगे चलकर मेल गैमेट की तरह कार्य करने लगती हैं। तो इस तरीके से जो हमारा पहला मेल गैमेट होता है वो एग सेल यानी अंड कोशिका के साथ फ्यूजन करता है, जिसके दौरान वो क्या बनाता है जायगोट यानी युग्मनज। ठीक है, युग्मनज का निर्माण करता है। फिर युग्मनज से क्या बनता है भ्रूण यानी एम्ब्रियो। इसी तरीके से जो दूसरा नरयुग्मक होता है वो मध्य में जाकर के पोलर न्यूक्लियाई यानी द्वितीय केंद्रक के साथ फ्यूजन करता है और ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाता है, जिसे हम कहते हैं PEN यानी प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये जो न्यूक्लियस होता है वो एक सेल वॉल में प्रेजेंट होता है, जैसे हम लोगों ने सेंट्रल सेल कहा, तो हम कह सकते हैं कि क्या बनाता है प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल यानी प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका। अब इसका जो ऊतक होता है वो आगे चलकर क्या बनाता है भ्रूणपोष यानी एंडोस्पर्म का निर्माण करता है। तो इस तरीके से जो दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन की क्रिया होती है वो संपन्न हो जाती है। निषेचन पश्च घटनाएं यानी निषेचन के बाद की घटना या संरचनाएं। तो अब हम देखते हैं कि जो निषेचन की क्रिया होती है उसके बाद किस प्रकार से हमारे फल बनता है, किस तरह से बीज का निर्माण होता है। तो वो सारे ही जो प्रोसेस होते हैं, सारी जो क्रियाएं होती हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंतर्गत आती हैं। तो होता क्या है, जैसे ही निषेचन की क्रिया संपन्न होती है वैसे ही जो पुष्प के दल और बाह्यदल होते हैं यानी जो सेपल और पेटल वाला पार्ट होता है, जो पत्तियों वाला पार्ट होता है, वो क्या होती हैं झड़ जाते हैं यानी गिर जाते हैं, और उसके बाद उसमें ये सारे चेंजेस होते हैं। ठीक है, यानी जो प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस होता है वो क्या बना लेता है एंडोस्पर्म यानी भ्रूणपोष। जाइगोट किस में ट्रांसफर हो जाता है एम्ब्रियो में यानी भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है। जो ओव्यूल होता है वो बीज बनाता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ओवेरी जो अंडाशय वाला भाग होता है वही क्या बन जाता है फल यानी फ्रूट। ठीक है, तो ये सारे चेंजेस किस में आते हैं निषेचन पश्च घटनाओं में यानी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एंडोस्पर्म के बारे में डिस्कस करेंगे कि एंडोस्पर्म क्या होता है, किस तरह से इसका निर्माण होता है, कैसे इसका विकास होता है और ये कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स के अगर थ्रू समझें कि एंडोस्पर्म क्या होता है, तो जो पहला पॉइंट है वो है त्रिसंयोजन के पश्चात बनने वाली संरचना भ्रूणपोष कहलाती है। तो हमने देखा था कि जो द्वितीय केंद्रक होते हैं, जो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, वो दोनों ही क्या होते हैं हैप्लॉइड। ठीक है, जो कि एक हैप्लॉइड मेल गैमेट के साथ फ्यूजन करके एक ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसे हम लोगों ने क्या कहा PEN, और यही PEN आगे चलकर क्या बना लेता है भ्रूणपोष। तो क्योंकि ये ट्रिप्लॉइड होता है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये ट्रिपल फ्यूजन के दौरान ही बनता है। तो हम कह सकते हैं कि त्रिसंयोजन के पश्चात बनने वाली संरचना ही क्या कहलाती है भ्रूणपोष यानी एंडोस्पर्म। सेकंड पॉइंट है भ्रूणपोष विकसित हो रहे भ्रूण यानी एम्ब्रियो को पोषण प्रदान करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसी पॉइंट से हम ये समझ जाते हैं कि हम एंडोस्पर्म को पहले क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए एम्ब्रियो डेवलपमेंट पहले आना चाहिए, क्योंकि जो एम्ब्रियो होता है वही ट्रू फर्टिलाइजेशन के दौरान बनने वाली स्ट्रक्चर है, बनने वाली संरचना है। लेकिन जो एंडोस्पर्म होता है वही आगे चल करके क्या करेगा भ्रूण यानी एम्ब्रियो को पोषण प्रदान करेगा, उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। इसीलिए हम लोग एम्ब्रियो डेवलपमेंट से पहले किसे पढ़ते हैं एंडोस्पर्म डेवलपमेंट को। ठीक है, जिम्नोस्पर्म में यह अगुणित यानी हैप्लॉइड, लेकिन एंजियोस्पर्म में यह क्या होता है त्रिगुणित यानी ट्रिप्लॉइड होता है। यानी जिम्नोस्पर्म समूह के जो पादप होते हैं उनमें पाया जाने वाला जो भ्रूणपोष होता है वो कैसा होता है हैप्लॉइड यानी अगुणित होता है, लेकिन एंजियोस्पर्म में यानी आवर्त बीजों में ये ट्रिप्लॉइड होता है। ठीक है, और इस चैप्टर में हम लोग आवर्त बीजी पादपों के बारे में ही अध्ययन कर रहे हैं।
अब बात आती है एक्सेप्शन की यानी अपवाद। तो क्या क्या अपवाद है इसके? तो पहला जो एक्सेप्शन है वो है नॉन एंडोस्पर्मिक यानी अभ्रूणपोषी। तो कुछ प्लांट्स में जो एम्ब्रियो होता है उसे डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा न्यूट्रिशन, ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, जिसके लिए वो भ्रूणपोष को पूरी तरीके से कंज्यूम्ड कर लेता है, पूरी तरीके से उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल है पी, ग्राउंडनट, बीन, ईटीसी यानी मटर हो गया, मूंगफली। और जो सैम होता है वो कैसे प्लांट्स होते हैं? नॉन एंडोस्पर्मिक यानी अभ्रूणपोषी। सेकंड है एंडोस्पर्मिक यानी भ्रूणपोषी, जिसमें भ्रूणपोष पाया जाता है, यानी ऐसे प्लांट्स जिसमें भ्रूणपोष का कुछ भाग ही उपयोग किया जाता हो। ठीक है, जैसे कैस्टर हो गया, कोकोनट, ईटीसी। कैस्टर को हम लोग रिजिनस कॉम्युनिस भी बोलते हैं। ठीक है, कॉम्युनिस, ठीक है। और जिसे साधारण भाषा में हम लोग अर्डी भी बोलते हैं। तो कैस्टर ऑयल के बारे में आपने सुना होगा, जिसे हम लोग अर्डी का तेल भी बोलते हैं, जो कि एक बहुत ही कॉमन वर्ड है। ठीक है, और साथ ही कोकोनट। तो ये कैसे प्लांट्स होते हैं? एंडोस्पर्मिक यानी भ्रूणपोषी। थर्ड है डिप्लॉयड, यानी कुछ प्लांट्स में डिप्लॉयड भी होता है, जैसे इवनिंग प्रिमरोज, इनोथेरा में जो भ्रूणपोष होता है वो कैसा होता है? डिप्लॉयड। फोर्थ है एब्सेंट। तो कुछ प्लांट्स में भ्रूणपोष पाया ही नहीं जाता। ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें भ्रूण जो होता है, एम्ब्रियो जो होता है, उसके पास पहले ही इतना फूड स्टोरेज होता है, पहले उसके पास इतनी एनर्जी, इतना न्यूट्रिशन होता है कि उसे दूसरे की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, जैसे ऑर्चिडेसी और ट्रेपेसी फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं उनमें भ्रूणपोष नहीं पाया जाता। तो नाम से ही हम समझ सकते हैं, ऑर्चिडेसी यानी ऑर्चिड में, ठीक है, ऑर्चिड में, और ट्रेपेसी यानी ट्रेपा, जिसे हम लोग सिंगाड़ा बोलते हैं। तो ये कैसे होते हैं? जिनमें जो भ्रूणपोष होता है वो अनुपस्थित होता है। भ्रूणपोष के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। तो फूड स्टोरेज के बेसिस पर जो एंडोस्पर्म होता है उसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला है केंद्रीय भ्रूणपोष, जिसे हम लोग न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहते हैं, जिसमें मुक्त केंद्र की विभाजन यानी फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है। सेकेंड है कोशिकीय भ्रूणपोष यानी सेल्युलर एंडोस्पर्म। और थर्ड है हिलोबियल भ्रूणपोष, जिसे इंग्लिश में भी हम लोग हिलोबियल ही कहते हैं। डायग्राम के बेसिस पर अगर समझें तो पहला जो प्रकार है वो है केंद्रीय भ्रूणपोष यानी न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में क्या होता है? जो प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल होता है उसका एक ऊतक यानी उसका एक टिश्यू जो होता है उसमें लगातार विभाजन होता है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, जिसके दौरान वो 1 से 2 न्यूक्लियस, फिर 2 से कई ज़्यादा केंद्रकों का निर्माण करता है। धीरे धीरे ये केंद्रक जो होते हैं वो परिधि पर विन्यासित हो जाते हैं, यानी ये कॉर्नर पर चले जाते हैं। ठीक है, कॉर्नर पर चले जाते हैं और मध्य में एक वैक्यूल यानी एक रिक्तिका का निर्माण होता है। धीरे धीरे ये रिक्तिका क्या होती है? समाप्त होती जाती है और सभी केंद्रकों पर जो कोशिका भित्ति होती है उसका निर्माण होने लगता है, यानी उन सभी पर सेल वॉल की कोटिंग होती जाती है। यानी पहले न्यूक्लियर डिवीजन होता है, फिर एक साथ उन सब पर सेल वॉल की कोटिंग हो जाती है। तो इस प्रकार के भ्रूणपोष को हम क्या कहते हैं? केंद्रीय भ्रूणपोष। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो कैप्सिला जो कि पॉलीपेटली वर्ग का सदस्य है। सेकंड है कोशिकीय भ्रूणपोष यानी हमारा सेलुलर एंडोस्पर्म। तो सेलुलर एंडोस्पर्म में क्या होता है? जैसे जैसे न्यूक्लियर डिवीजन होता है वैसे ही उस पर सेल वॉल की कोटिंग होती जाती है, कोशिका भित्ति का निर्माण होने लगता है। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर बात करें तो विलार्सिया जो कि गैमोपेटली वर्ग का सदस्य है। एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कोकोनट। कोकोनट में क्या होता है? ये केंद्रीय भ्रूणपोष और कोशिकीय भ्रूणपोष के क्या है? कॉम्बिनेशन है, यानी ये न्यूक्लियर एंडोस्पर्म और सेलुलर एंडोस्पर्म का कॉम्बिनेशन है। क्योंकि अगर हम बात करें कोकोनट की तो कोकोनट का जो वाटर वाला पार्ट होता है उसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, जिसके कारण वहाँ पर किस प्रकार का भ्रूणपोष पाया जाता है? न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ठीक है, यानी वहाँ पर केंद्रीय भ्रूणपोष पाया जाता है। और बात करें उसके व्हाइट वाले पार्ट की जो कि हार्ड होता है, उसमें कैसा डिवीजन होता है? पहले न्यूक्लियर डिवीजन और न्यूक्लियर डिवीजन के साथ साथ ही उस पर सेल वॉल की कोटिंग होती है, जिसके कारण वहाँ पर किस प्रकार का भ्रूणपोष है? कोशिकीय भ्रूणपोष। लास्ट टाइप ऑफ एंडोस्पर्म है वो है हिलोबियल एंडोस्पर्म यानी हिलोबियल भ्रूणपोष। तो इसमें क्या होता है? ये 19% आवर्तबीजी एंजियोस्पर्म प्लांट्स में ये पाया जाता है और ये मुख्यतः मोनोकॉट प्लांट्स में यानी एक बीजपत्री में पाया जाता है। ठीक है, इसे हम लोग केंद्रीय भ्रूणपोष और कोशिकीय भ्रूणपोष के बीच की अवस्था कहते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर डिवीजन के फर्स्ट स्टेज में जो
कोशिका भित्ति होती है उसका निर्माण तो होता है, लेकिन इसके बाद ये दोनों ही केंद्रक विभाजन जो होता है वो दो अलग अलग पार्ट्स में होता है, ठीक है। यानी एक जो न्यूक्लियर डिवीज़न होता है वो हमारा माइक्रोपाइलर एंड पर, और जो दूसरा डिवीज़न होता है वो चलाज़ल चैम्बर में होता है, यानी चलाज़ल एंड पर होता है, ठीक है। जब ये दो अलग अलग भागों में बढ़ जाते हैं तब वहाँ पर कोशिका भित्ति का जो निर्माण होता है वो रुक जाता है, यानी कोशिका भित्ति नहीं बनती, ठीक है। तो इस प्रकार के भ्रूणपोष को हम क्या बोलते हैं? हिलोबियल भ्रूणपोष। इसका एग्जाम्पल है एरीमोरस, ठीक है, एरीमोरस। तो आज की वीडियो हम यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग भ्रूण परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लिसनिंग मी, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल।